गुड मॉर्निंग। यूनिक एजुकेशन चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे भूगोल के टॉपिक को। आप खासकर यूपीएसआई और जो जीडी का पेपर होगा, यूपीएसआई और एसएससी जीडी का जो पेपर होने वाला है, उसमें जो भूगोल से क्वेश्चन आएंगे, आपको कहाँ से टारगेट बनाकर किन किन मुख्य बिंदुओं को देखना है, उनको अभी से ही पढ़ना है, तो इसके बारे में आपको बताएंगे। एक बात ध्यान रखिएगा कि जो यूपीएसआई वाला सिलेबस है उसमें विश्व भूगोल अलग कर रखा है, और जो जीडी वाला सिलेबस है उसमें केवल भूगोल लिखा हुआ है। इतना ध्यान दे रहिएगा, भूगोल लिखा हो तो केवल भारत भूगोल से नहीं आएगा, विश्व भूगोल से भी आएगा, लेकिन दोनों के सिलेबस में इतना याद रखिएगा, जो मुख्य फोकस रहेगा वो भारत भूगोल से ही रहेगा। थोड़ा सा हम ये समझेंगे कि भारत के भूगोल से आपको कौन कौन से टॉपिक मुख्य रूप से देखना है, आपके अपने नोट से या फिर आपके किताब से। चलिए फिर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। ध्यान से देखिए और उसी हिसाब से पढ़िएगा ताकि क्वेश्चन आप ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें। यहाँ पर देखें, आपको ये मैप तो समझ में आता होगा कि भारत का मैप है। पहली बात हम ये बता रहे हैं कि आप नदियाँ कहाँ कहाँ से देखेंगे। सिंपल सी बात है, नदियों को कई पार्ट में बांटा गया है, पूरे भारत की नदियों को कई पार्ट में बांटा गया है। उसके आधार पे हम आपको बता रहे हैं कि आप नदियाँ का मुख्य पार्ट कहाँ से देखेंगे, जहाँ से बड़े स्तर पर क्वेश्चन बनते हैं। पहली बात, ये वाला पार्ट, आप इधर का पार्ट जो देख रहे हो, ये पूरा पार्ट, ये वाला पार्ट हिमालय नदी का मुख्य तंत्र है, जो कि इधर से अगर आप देखोगे जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो 6 नदियाँ आपको इधर से पढ़ना है। मैं नाम बताता चल रहा हूँ, कहीं पे नोट कर लीजिएगा। लास्ट में उन सारी नदियों को अलग से किताब में ढूंढ के पढ़ लेना। एक तो इधर से गई है, यहाँ से निकली है, और ऐसे गई है सिंधु है। उसके बाद यहीं पर आपको झेलम मिलेगा, उसके बाद चिनाव मिलेगा, उसके बाद रावी मिलेगी, फिर ब्यास मिलेगा, फिर सतलज नदी ऐसे गई। इसका मतलब सब आकर इसी में ऐसे मिले हैं, और ये पाकिस्तान वाला क्षेत्र है, इधर से अरब सागर में जाके गिरते हैं। इसका मतलब आपको 6 नदियाँ, सिंधु, झेलम, चिनाव, रावी, ब्यास, सतलज, ये 6 नदियों के बारे में पढ़ना है। मुख्यतः ये 6 नदियाँ निकलती कहाँ से हैं, लंबाई इनसे नहीं पूछा जाता है, लंबाई के चक्कर में मत पड़िएगा। केवल ये जानते रहिएगा किस राज्य से निकलती हैं, इतना जानते रहेगा, किस राज्य से निकलती हैं और किस में जाकर मिलती हैं। ये 2 चीज़ इधर की नदियों के बारे में आपको पता होना चाहिए। मुख्यतः याद कर लेंगे, इसको गड़बड़ी नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। दूसरी बात, जब हम इधर आएंगे, नीचे की तरफ आएंगे, तो सबसे बड़ी जो नदी तंत्र मिलती है वो मिलती है हमारे गंगा नदी तंत्र। अब गंगा नदी तंत्र के बारे में जब हम पढ़ेंगे, ध्यान से समझिएगा, जितनी चीज़ें हम आपको बता रहे हैं किताब में ढूंढ के उसको पढ़ने की कोशिश करिएगा, ताकि आप बेस्ट परफॉर्मेंस कर सकें। पहली बात तो जो 6 नदियाँ ऊपर बताएं, उनका केवल आपको ये पढ़ना है कि वो नदियाँ कहाँ से निकली हैं और कहाँ से होकर जाती हैं। सिंपल सी बात है, याद हो जाएगा वो। दूसरी बात, भारत के अंदर का जो सबसे बड़ा नदी तंत्र है वो है गंगा नदी तंत्र। वो यहाँ उत्तराखंड से निकलता है, और ऐसे गंगा नदी ऐसे निकली हुई है, और ऐसे होते हुए झारखंड से थोड़ा होके ऐसे ये पश्चिम बंगाल, फिर ऐसे गई है। भारत के अंदर अगर सबसे बड़ी नदी तंत्र देखेंगे तो ये गंगा है, और इसी के जस्ट बगल से यहाँ निकली है, दिल्ली के ऐसे निकली है, और दिल्ली से होते हुए ऐसे आई है, और इलाहाबाद में गंगा में मिल गई है, ये है यमुना। उसके बाद बहुत सारी नदियाँ गंगा में आकर मिली हुई हैं, इधर से भी बहुत सारी यमुना में मिली हुई हैं, यमुना आकर गंगा में मिली हुई है। तो आपको गंगा नदी तंत्र पढ़ना है प्लस यमुना नदी तंत्र पढ़ना है। गंगा की सहायक कौन कौन सी नदियाँ हैं ये आपको मिल जाएगा। आपको इसी चैनल पर प्लेलिस्ट में जाएंगे, भूगोल की प्लेलिस्ट है, वहाँ पर भी मिल जाएगा। प्लस मैं कुछ वीडियो भी आगे डालूंगा यूपी विशेष करके, कि उत्तर प्रदेश की मुख्यतः नदियाँ कौन कौन सी हैं जो निकलती हैं और जिनसे जो गंगा की सहायक हैं। प्लस वैसे भी बहुत कुछ वीडियो हम बनाएंगे, अभी आपके काम आ जाएगा। तो आपको ये पढ़ना है, प्लस ये यमुना नदी तंत्र पढ़ना है। इधर से चंबल नदी जाकर यमुना में मिली है, बेतवा जाके मिली है, सोन मिली है, केन मिली है, बहुत सारी नदियाँ। इधर से शारदा नदी आई हुई है, गोमती नदी आई हुई है, बहुत सारी नदियाँ, काली नदी आई हुई है। तो ये सब नदियाँ गंगा में आकर मिली हुई हैं। तो आपको ये वाली नदी तंत्र पढ़ना है। और यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ये तिब्बत है, ये तिब्बत के क्षेत्र से एक नदी निकली है, इसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। ये आती है और ये इधर से, ध्यान दीजिएगा, इस क्षेत्र में प्रवेश नहीं करती है, ये सीधे ऐसे आती है और गंगा में मिल जाती है। ये नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी, बांग्लादेश में आपस में मिलती हैं, उसके बाद इधर आगे बढ़ती हैं। तो आप ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में भी पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन यहाँ से आता है, कौन सी नदी भारत में यू आकार से टर्न होती है। देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से यू आकार से टर्न हो रही है ऐसे, तो ये वाला भी क्वेश्चन आता है।
जानते रहेगा। 6 नदियाँ वो गंगा, यमुना और ये ब्रह्मपुत्र, ये आपको पता हो जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा नीचे चलते हैं, ध्यान से समझिएगा, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपको ये पता चल जाएगा कि आपको वास्तव में पढ़ना क्या है, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। नीचे अगर आएंगे तो ये वाला पार्ट मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में अमरकंटक का पठार है। अमरकंटक के पठार से 2-3 नदियाँ निकली हैं, मुख्यतः कई नदियाँ निकली हैं, लेकिन जो मुख्यतः 2-3 नदियाँ निकली हैं उन्हीं से क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है। एक आपको मिलेगी नर्मदा नदी, इधर उल्टा बहती। दरअसल भारत का आकार जो है ऐसे है, ढाल है, मतलब इधर ढाल है, मतलब इधर वाले क्षेत्रों में ढाल है। सिंपल सी बात है, यहाँ से जो नदियाँ निकलेंगी वो इधर ही आएंगी, लेकिन अगर ऐसे में कोई नदी इधर जा रही है तो इसका मतलब वो बोला जाता है वो उल्टा बह रही है। तो पूछा जाता है कौन सी नदी उल्टा बहती है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो नर्मदा नदी है, यहाँ अमरकंटक का पठार ऐसे फैला हुआ है छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में। नर्मदा नदी इधर बहती है, ऐसे आती है, सूरत के पास से गिरती है, ये अरब सागर है, अरब सागर में, और यहीं से एक नदी निकलती है सोन नदी, जो इधर जाके गंगा में मिल जाती है, इधर से ऐसे आती है, और यहीं से यहाँ के नीचे वाले पार्ट से छत्तीसगढ़ के बस्तर पठार से निकलती है महानदी। पढ़े होंगे आप, महानदी ये ऐसे निकलती है और ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है। उड़ीसा में महानदी पर हीराकुंड बांध बनाया गया, पढ़े होंगे आप। उसके बाद ये चली जाती है बंगाल की खाड़ी में। तो यहाँ से 3 नदियाँ मुख्यतः आपको याद हो करना है, सोन, नर्मदा और महानदी, ये याद हो जाएगा। थोड़ा नीचे चलते हैं, ध्यान से देखिएगा, ये महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र से गोदावरी नदी निकली हुई है, और महाराष्ट्र से जो गोदावरी नदी निकली हुई है, ये महाराष्ट्र के नासिक के पास से निकली हुई है, और ये आंध्र प्रदेश से होकर बहती है। गोदावरी दक्षिण भारत, ये वाला पार्ट दक्षिण भारत बोला जाता है, और दक्षिण भारत की सबसे जो लंबी नदी है वो है गोदावरी नदी। उसके बाद दूसरी जो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है वो है कृष्णा नदी, याद रखिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको दक्षिण भारत में ही कावेरी नदी पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आपको दक्षिण भारत में ही इधर आपको एक नदी मिलेगी, मैं बता रहा हूँ, यहाँ दक्षिण भारत में एक नदी है, यहाँ से जाती है, इसका नाम है वैगई, ये आपको देखना है। इसके अलावा इधर आएंगे तो यहाँ पर से एक नदी निकली हुई है, उसका नाम है हुगली नदी, आप सुने होंगे, कोलकाता हुगली नदी के किनारे है। तो ये नदी इधर से ऐसे सीधे आई है, और यहाँ झारखंड से एक नदी निकली है, उसका नाम है दामोदर नदी, ये आकर इसी हुगली नदी में मिल गई है। तो ये मोटी मोटी जो हम आपको नदियाँ बता रहे हैं, ये सब मोटी मोटी नदियाँ, इसके अलावा और भी कुछ नदियाँ, लेकिन इन नदियों को जितने अभी हमने नाम बोले हैं, इनको आपको पढ़ना है, इनका अलग से नोट्स बनाना है, यहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे। इसके अलावा पूरे भारत की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहली बात, आपको पूरे भारत के बंदरगाह पता होने चाहिए, और बंदरगाह आपको किनारे ही मिलेंगे, यहाँ से शुरुआत होंगे, और ऐसे ही मुंबई में कौन से हैं, गोवा में कौन से हैं, कर्नाटक में कौन से हैं, केरल में कौन से हैं, तमिलनाडु में कौन से, आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में, और कोलकाता में कौन से बंदरगाह हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और ये तटीय राज्य कौन कौन से हैं, इनके नाम पता होने चाहिए कि तट के किनारे कौन कौन से राज्य से, ये गुजरात हुआ, महाराष्ट्र हुआ, यहाँ गोवा मिलेगा, कर्नाटक मिलेगा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, और इसके बाद आपको यहाँ पश्चिम बंगाल। तो तटीय इलाके में कौन कौन से राज्य हैं, तटीय इलाकों के राज्य क्वेश्चन पूछ सकता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा जैसे ये पूरा भारत में दिख रहा है, तो इस पूरे भारत में ध्यान दीजिएगा, मुख्यतः ये वाले पूरे क्षेत्र, इतना वाला, एक मिनट, ये जो इतना वाला क्षेत्र है, ये वाला, ये इतना मान के चलो, इतना, और ये पूरा इधर का पूरा ये, और ये इतना क्षेत्र, मुख्यतः ये जलोढ़ मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी मतलब नरम मिट्टी है, और जलोढ़ मिट्टी के क्षेत्र में नदियाँ, नहरें और समरसेबल ज़्यादा मिलते हैं, तो इस क्षेत्र में इनसे सिंचाई ज़्यादा होती है। दक्षिण भारत में आएंगे तो ये प्रायद्वीपी भारत बोला जाता है। ये प्रायद्वीपी भारत ककरीला पथरीला होता है। ककरीले पथरीले में ना तो आप समरसेबल अच्छे से लगा सकते हो, ना तो नहरें खोद सकते हो, ना तो नदियाँ। इन क्षेत्रों में मुख्यतः नहरें नहीं बनाई जा सकती ज़्यादातर, और ना तो ज़्यादातर समरसेबल लगते हैं। इन क्षेत्रों में तालाबों की संरचनाएँ बहुत मिलती हैं, तो दक्षिण भारत में तालाबों से सिंचाई अधिक होती है, और ख़ास करके तमिलनाडु में, मुख्यतः ये जानते रहेगा। और एक चीज़ मैं बता दूं कि दक्षिण भारत का जो भाग है, इसका ढेर सारा दक्षिण वाला भाग लाल मिट्टी का बना है। दक्षिण भारत में सर्वाधिक लाल मिट्टी पाई जाती है। और इसके बगल में अगर आप थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, इधर महाराष्ट्र गुजरात के पार्ट में,
तो ये गुजरात का कुछ हिस्सा और ये महाराष्ट्र का हिस्सा और ये मध्य प्रदेश का हिस्सा लेकर यहाँ आपको काली मिट्टी मिलेगी। उसके बाद ऊपर जलोढ़ मिट्टी, देखा जाए इस हिसाब से सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी मिलेगी, उसके बाद लाल मिट्टी मिलेगी, उसके बाद काली मिट्टी, फिर लैटराइट मिट्टी, उसके बाद आप ऊपर चले जाओगे अगर कश्मीर वाले क्षेत्र में तो इधर आपको पर्वतीय मिट्टी मिलेगी। तो ये जनरल मोटा मोटा फैक्ट आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा पर्वतों से क्वेश्चन आएंगे, मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। पर्वत में इधर से जो मिलता है काराकोरम पर्वत श्रेणी, लद्दाख का पर्वत श्रेणी और जास्कर पर्वत श्रेणी, ये हिमालय पार पर्वत के अंतर्गत गिने जाते हैं, तीनों ही कश्मीर में है। इसके अलावा बृहद हिमालय ऐसे गया है, लघु हिमालय उसके नीचे से गया है और शिवालिक हिमालय उसके नीचे से गया है। तो ये हिमालय के तीन पॉइंट आपको पता होना चाहिए। और हिमालय में जो सर्वाधिक ऊंची चोटी है वो बृहद हिमालय में है। तो उसमें से उत्तराखंड में कौन कौन सी चोटी है और सबसे किनारे वाली चोटियाँ कौन सी हैं और उसमें सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो जैसे हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, हिमालय की भारत में सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा और भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 है जो कि यहाँ पर मिलेगा आपको काराकोरम पर। ये सब आप जानते रहेगा। कंचनजंगा सिक्किम में मिलेगा, ये भी आप जानते हो। इसके अलावा भारत के अंदरूनी भाग में और से पर्वत हैं, जैसे कि आप इधर आओगे तो यहाँ राजस्थान में आपको मिलेगी अरावली पर्वत श्रेणी, जो कि भारत या विश्व में सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी में गिनी जाती है। और अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम है गुरु शिखर, जिसपे कि जैन धर्म के कुछ लोग भी रहते हैं। इसके अलावा भारत की जो प्राचीनतम चोटी है उसमें ही गिनी जाती है अमरकंटक की चोटी या फिर विंध्य की पहाड़ियाँ। विंध्य की पहाड़ियाँ आप समझते हो कि यहाँ से भारत उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर के क्षेत्र से ऐसे फैली हुई हैं। इन्हें ये भी कहा जाता है कि ये उत्तर भारत और दक्षिण भारत का विभाजन भी करती हैं। तो विंध्य की पहाड़ियों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, कहाँ कहाँ से फैली हुई हैं। उसके बाद एलोरा अजंता की गुफाएँ आपको महाराष्ट्र में मिल जाएंगी। इसके अलावा जो क्वेश्चन और बनता है वो ये बनता है कि ये पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी बोली जाती हैं, ऐसे आई है नीचे तक। और यहाँ पर तमिलनाडु में आपको ये मिलेगी नीलगिरी की पहाड़ियों तक। और इधर से आई है जो पूर्वी घाट की पर्वत श्रेणियाँ बोली जाती हैं। पूर्वी घाट पश्चिमी घाट कहाँ मिलती हैं? नीलगिरी पर्वत पर मिलती है। नीलगिरी पर्वत श्रेणी को नीलगिरी घाट कहते हैं क्योंकि यहाँ पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट मिलते हैं। तो पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहा जाता है। और जो पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी है जगह जगह कटी फिटी है, तो इनको अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। ये आप ढूंढ के पढ़िएगा। अगर आप हमसे पढ़े होंगे भूगोल तो हमने आपको इनका नाम अलग अलग लिखाया होगा, या फिर कोई भी लिखा हो आप उनसे लेकर इन सब के अलग अलग राज्यों में किस नाम से इनको जाना जाता है ये आप पढ़ लीजिएगा। ये पर्वतों से हो जाएगा। इसके अलावा आपको ढेर सारी झीलें मिलेंगी इस क्षेत्र में यहाँ पर बहुत सारी झीलें मिलेंगी। इसके अलावा भारत के इधर वाले भाग में जम्मू कश्मीर में भी झीलें मिलेंगी। उत्तर प्रदेश में तो फुलहर झील है जहाँ से गोमती नदी निकलती है, जानते हो आप। राजस्थान बहुत सारी झीलें मिलेंगी। इन मोटे मोटे झीलों को भी आपको पढ़ना है। इसके अलावा भारत में कई टाइगर रिजर्व हैं और जो अभ्यारण्य हैं उनको भी आपको देख के पढ़ना है। और इसके अलावा भारत में जो पहली बार मानसून आता है वो केरल के राज्य से आता है। भारत में जो पहली बार मानसून आता है वो केरल के राज्य से आता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मानसून का आगमन केरल के राज्य से आता है। और ये दक्षिण पश्चिम के क्षेत्र से आ रहा है। दिशाएं ऐसे ही बनती है, इधर पश्चिम है तो पश्चिम और दक्षिण के क्षेत्र से भारत में एंट्री करता है। और लौटता हुआ मानसून यहाँ कोरोमंडल तट पर बारिश करके वापस जाता है। ये चीज़ आप जानते रहिएगा। इसके अलावा कुछ पर्वत श्रेणियाँ आपको इधर मिलेंगी। यहाँ पर आपको मिलेगा, यहाँ पर गारो खासी जयंतिया 3 पर्वत श्रेणियाँ हैं और सबसे ज़्यादा बारिश यहीं पर होती है, जानते हो आप। इसके अलावा मेरी आपको अरुणाचल प्रदेश में कुछ पर्वत श्रेणियाँ मिलेंगी, मेरी, अबोर, डफला, मिकिर। तो ये आपको यहाँ ये पर्वत श्रेणियाँ मिलेंगी, इनको पढ़ना है और इन्हीं के नाम पे यहाँ जनजातियाँ रहती ये पढ़ना होगा। इसके अलावा भूगोल के अंतर्गत ही आपको जनजातियाँ देखना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा जनजातियाँ आपको MP में मिलती हैं, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके अलावा राजस्थान UP में कौन कौन सी जनजातियाँ पाई जाती हैं, हालांकि UP विशेष का एक वीडियो डालेंगे हम, उसमें सब मिल जाएगा। लेकिन कहाँ कहाँ कौन सी जनजातियाँ मिलती हैं ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा आपको ये भी पढ़ना पड़ेगा कि पूरे भारत में कहाँ पर कौन सा खनिज मिलता है। जैसे कि अगर आप कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में सोना सर्वाधिक मिलता है, आप जानते हो। मध्य प्रदेश के पन्ना खान से हीरा मिलता है। ये वाला पार्ट पूरा गोंडवाना की चट्टानों के अंतर्गत आता है, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा से। तो यहाँ से कोयला बड़ी मात्रा में निकलता है। गोंडवाना की चट्टानों के अंतर्गत कोयला ही मिलता है, जानते रहेगा। और कोयला के 4 प्रजातियाँ हैं, आप जानते हो, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट। इसमें एंथ्रासाइट सबसे उच्च क्वालिटी का कोयला होता है और पीट सबसे निम्न क्वालिटी का कोयला होता है। ये आप जानते होगे, आपको बताया गया होगा, ध्यान दीजिएगा, मैं बता दे रहा हूँ। पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट। आप देखो इस तरफ में पी, ली,
इसका शॉर्ट फॉर्म है PLBA। इसके तहत सबसे नीचे वाला सबसे उच्च क्वालिटी का है, उसके बाद दूसरे नंबर का दूसरा उच्च क्वालिटी है, तीसरा उच्च क्वालिटी, सबसे निम्न क्वालिटी का पीट कोयला होता है। जो सबसे निम्न क्वालिटी होता है उसे सफ़ेद कोयला भी, भूरा कोयला भी कहते हैं। जो सबसे उच्च क्वालिटी का होता है इसे काला सोना भी कहते हैं, मतलब एकदम काला होता है, इसमें कार्बन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। ये आपको पता होना चाहिए। और इधर से आप देखेंगे मध्य प्रदेश से सोना निकाला जाता है, हमने आपको बता दिया। एक चीज़ और बता दें यहाँ पर, भारत के अपतटीय क्षेत्र मतलब जो कि पानी में है, अपतटीय क्षेत्रों से सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम निकाला जाता है। उसके बाद जामनगर गुजरात से, मुंबई हाई से, उसके बाद आपको असम से भारत में पेट्रोलियम मतलब तेल निकाले जाते हैं। एक बात और बता दें आपको, पूरे भारत में सबसे ज़्यादा पर्णपाती वन पाए जाते हैं। सदाबहार वन वे होते हैं, सदाबहार और पर्णपाती में अंतर बता रहा हूँ। सदाबहार वन वे होते हैं जो साल भर हरे भरे होते हैं, उनकी पत्तियाँ चौड़ी होती हैं, वो अपनी पत्तियाँ नहीं गिराते। लेकिन पर्णपाती वे वन होते हैं जो एक समय बाद अपनी पत्तियाँ पूरा गिरा देते हैं। जैसे कि अपने यहाँ पर मान के चलो कि फरवरी या मार्च में तक ढेर सारे पेड़ पौधे अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं और फिर से उसमें नई पत्तियाँ आती हैं। तो ऐसे वन जो अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं कुछ समय बाद, वो पर्णपाती वन के अंतर्गत आते हैं। और पूरे भारत में सबसे ज़्यादा इसी प्रकार के वन पाए जाते हैं। भारत में सदाबहार वन जो मिलते हैं वो केरल और तमिलनाडु के क्षेत्र में मिलेंगे और आपको असम के क्षेत्र में मिलेंगे, जो कि सदाबहार मतलब हमेशा हरे भरे होते हैं। जैसे केला ले लीजिए, रबड़ ले लीजिए, सदाबहार के अंतर्गत आते हैं। लेकिन आम, महुआ और नीम, कटहल ये सब आते हैं पर्णपाती के अंतर्गत। तो ये सब क्लियर रहना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद इकोनॉमिक सर्वे आप देख लीजिएगा, भारत के किस राज्य में किसका उत्पादन सर्वाधिक होता है, कौन सा राज्य किसके उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। इकोनॉमिक सर्वे इसी चैनल पे आपको वीडियो में मिल जाएगा, वीडियो में जाकर ढूंढिएगा। आज से 4-5 महीने पहले हमने इकोनॉमिक सर्वे डाल रखा था, उसको देख लीजिएगा। तो यहाँ से बहुत सारे टॉपिक भूगोल के क्लियर हो जाएंगे। प्लस भूगोल में जो ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं वो मैप से आते हैं। तो मैप वाला आपको पता होना चाहिए भारत के पड़ोसी राज्य देश कौन से। इधर आपको पाकिस्तान मिलेगा, इधर आपको तिब्बत मिल जाएगा, ये वाला पार्ट नेपाल का है, यहाँ भूटान मिल जाएगा, ये बांग्लादेश है, इधर म्यांमार है, इसके अलावा नीचे श्रीलंका भी मिल जाएगा। तो पड़ोसी देश भी हमें पता होना चाहिए। और हमारे देश में अभी 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये भी पता होना चाहिए। उसके अलावा आपको भारत का विस्तार ऊपर से लेकर मतलब कि यहाँ से कौन सा अक्षांश गया है, नीचे से मतलब कि तमिलनाडु के पास से कौन सा अक्षांश गया है, और इधर से कौन सा देशांतर गया है, और इधर से कौन सा देशांतर गया है, मतलब कितने में भारत कवर होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। आज जितना हमने बताया है, अगर इतना चीज़ें आप ढूंढ ढूंढ के किताब से, अपने भूगोल के बुक से या फिर अपने नोट से पढ़ लेंगे, तो आशा करते हैं कि आपके GD के और UPSI के और UPP के ढेर सारे जियोग्राफी के जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएंगे और गड़बड़ नहीं होंगे। एक बार ज़रूर इसको ध्यान से देखकर फोकस करके जिन चीज़ों को हमने बताया उसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। सामान्य ज्ञान में भूगोल के टॉपिक से गड़बड़ नहीं होगा। और अगर सामान्य ज्ञान का कोई और टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से पढ़ना है, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उस टॉपिक पे एक बार डिस्कशन कर लेंगे। अगर चैनल पे आप नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और चैनल आपका ही है, इसलिए आपको उन लोगों के पास शेयर करना चाहिए जो इस तैयारी में लगे हुए हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहें तब तक आप।